अगला बिंदु क्या है? नागरिक कितने प्रकार के? क्या ये चारों बिंदु का अलग अलग कॉम्बिनेशन है? किसी को अधिकार मिले हों वो भी नागरिक हो सकता है, या नागरिक हो कौन सकता है? तो नागरिक होने की कई श्रेणियां हैं। सामान्यतः वो 4 श्रेणियां हैं। नागरिक की 4 श्रेणियां होती हैं सामान्यतः। पहला, अवयस्क नागरिक। अवयस्क नागरिक उस देश के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने वयस्कता की उम्र अभी प्राप्त नहीं की है। यानी वो भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो 18 वर्ष से कम के लोग क्या कहलाएंगे? अवयस्क नागरिक, माइनर सिटीजन। अवयस्क मतलब माइनर, MINOR, और वयस्क मतलब मेजर सिटीजन। तो पहली श्रेणी है अवयस्क नागरिक की, यानी माइनर सिटीजन की, यानी वे लोग जो 18 वर्ष से कम उम्र के हों। अब यदि अवयस्कता नागरिक की एक श्रेणी है तो वयस्कता भी एक श्रेणी है। यानी उम्र के आधार पर नागरिकता, दोनों ही नागरिक हैं। पर यदि श्रेणी की बात करें, कैटेगरी की बात करें, श्रेणी का अर्थ कैटेगरी है, तो वयस्क नागरिक वे जो 18 वर्ष से ऊपर हों। उस देश की वयस्कता की आयु जैसी है उसके अनुसार नागरिकता मिले। जैसे भारत में वयस्कता की आयु 18 वर्ष से ऊपर की है, मतदान करने का राजनीतिक अधिकार मिल जाता है, तो भारत में जिन्हें मतदान करने का अधिकार मिल गया वह वयस्क है। भारत में जो 18 वर्ष से ऊपर का हो गया वह वयस्क है, क्योंकि उसे मतदान का भी अधिकार मिल चुका है, तो इस प्रकार वह वयस्क नागरिक है। और लेकिन इसमें एक चीज़ ये बहुत है कि आपको ये याद रखना होगा, वयस्क नागरिक वयस्क होंगे, लेकिन नागरिक वे लोग नहीं हैं जो या तो पागल घोषित कर दिए गए हैं या दिवालिया घोषित कर दिए गए हैं। दिवालिया का अर्थ क्या है? जिसने अपने को घोषित कर दिया है कि उसके पास कुछ पैसा नहीं है, लाखों रुपए की संपत्ति, करोड़ों रुपए की संपत्ति थी, किसी कारणवश उसका भारी नुकसान हुआ तो वो अपने को घोषित कर देता है दिवालिया। यदि वो दिवालिया ना हो और पागल ना हो, ये जरूरी है, घोषित ना कर दिया गया। पागल होना एक चीज़ है, लेकिन सरकार द्वारा पागल घोषित किया जाना एक अन्य चीज़ है। पागल घोषित किए जाने या दिवालिया घोषित किए जाने की स्थिति में वयस्क नागरिक नहीं रहते, अन्यथा वे सभी लोग जो 18 वर्ष से उम्र से ऊपर के हैं वे नागरिक हैं, वे वयस्क नागरिक हैं। दे आर मेजर सिटीजन्स, राइट। और सीनियर सिटीजन शब्द तो आपने सुना ही होगा। जो लोग 60 वर्ष से ऊपर के हैं वे सीनियर सिटीजन कहलाते हैं उम्र के हिसाब से, क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए कुछ अलग प्रावधान किए गए हैं। बसों में बैठने के लिए, ट्रेन में सीट देने के लिए और कुछ अन्य चीज़ों के लिए सीनियर सिटीजन को उनकी उम्र की इज्जत करते हुए, उनकी वरिष्ठता की इज्जत करते हुए इनको कुछ और सुविधाएं देती है सरकार। तो ये सीनियर सिटीजन हैं। पर सीनियर सिटीजन फिलहाल हमारे अध्ययन के लिए वयस्क सिटीजन की श्रेणी में ही आएंगे। किसमें? मेजर सिटीजन की कैटेगरी में ही आएंगे। तीसरी श्रेणी क्या है? ऐसे नागरिक हैं तो नागरिक, लेकिन अधिकार नहीं मिले। ऐसा भी होता है, आप जान लें। ऐसे नागरिक जो वयस्क नागरिक तो हैं, वयस्क नागरिक होने की पात्रता रखते हैं, वयस्क नागरिक घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन उनसे कुछ राजनीतिक अधिकार ले लिए गए हैं, उन्हें नहीं दिया गया है। राजनीतिक अधिकार से अर्थ क्या है?
कि वोट डालने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार है। चुनाव में भाग लेने का अधिकार, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, पंचायत आदि में एक उम्मीदवार बनने का अधिकार, ये राजनीतिक अधिकार हैं। कुछ लोगों को किसी कारणों से राजनीतिक अधिकार नहीं दिए जाते और ऐसा करते हुए ये सुनिश्चित किया जाता है कि उनकी नागरिकता बनी रहे, लेकिन ये सुविधाएं उन्हें नहीं मिलेंगी। तो ये तीसरी श्रेणी है। किन लोगों को ऐसा अधिकार नहीं दिया जाता? केवल राजनीतिक अधिकार, बाकी अधिकार उनके पास रहते हैं। मत डालने का अधिकार उन्हें नहीं रहता। तो ऐसे कौन से? पागल, जिसे पागल घोषित कर दिया गया है, जिसे दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिसे देशद्रोही घोषित कर दिया गया है। बहुत से लोग ऐसी कुछ गतिविधियां करते हैं जो सरकार की नज़र में या कानून की नज़र में देशद्रोही गतिविधियां हैं। देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर सरकार उनसे राजनीतिक अधिकार छीन सकती है, लेकिन बाकी अधिकार उनके रहेंगे। और बाकी अधिकार रहने की एवज में इसका अर्थ ये हुआ वे नागरिक बने हुए हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं है। तो यहाँ एक प्रश्न जो आपके मन में रहा होगा, उसका उत्तर मिल गया कि हम में से जरूरी नहीं है कि सभी नागरिक समान हों। जो लोग माइनर सिटीजन हैं उनके कुछ अधिकार हैं, कुछ नहीं हैं। हाँ, कुछ सुविधाएं उनको हैं, कुछ नहीं। मेजर सिटीजन को एक अलग श्रेणी है। ऐसे ही राजनीतिक अधिकारों से वंचित नागरिक एक अलग श्रेणी है। और चौथी और अंतिम श्रेणी जो है वह है देशीयकृत श्रेणी। ये श्रेणी आपको समझने की है। ये कानूनी दांवपेच वाली श्रेणी है। देशीयकृत, देश के द्वारा बनाई गई नागरिकता, देश ने जिसे नागरिकता प्रदान की है, नागरिकता दी है। देशीकरण से जो आशय है, देशीकरण का अर्थ है कि विदेशी को नागरिकता प्रदान करने की विधि या प्रणाली अपनाई गई हो। कोई विदेशी, जैसा मैंने नाम लिया एनी बेसेंट का, मदर टेरेसा का, और भी ऐसे बहुत से विदेशी लोग भारत में आके बस गए हैं, स्थायी बहुत लंबे समय से रह रहे हैं और एक भारत के नागरिक बन गए हैं, यानी भारत के समस्त अधिकारों का उपयोग करते हैं, यानी मत भी देने का अधिकार है, चुनाव में खड़े होने का भी अधिकार है। तो ऐसे विदेशियों को एक प्रोसीजर से, एक विधि से गुजरना होता है। उस विधि से सफलतापूर्वक गुजरने पर उन्हें भारत की सरकार नागरिकता प्रदान करती है और ऐसा करते हुए वह उन्हें वे समस्त अधिकार दे देती है जो अन्य भारतीय नागरिकों को मिले हुए हैं। तो स्पष्ट हो गई ये बात आपको। मतलब ये है कि यदि कोई विदेशी देशीकरण विधि से नागरिक बनता है तो उसे देशीकृत नागरिक कहते हैं। देशीकृत नागरिक कहते हैं। सामान्यतः सभी देशों में देशीकरण की प्रक्रिया समान है, सामान्यतः। तो इस प्रकार ये 4 तरह के नागरिक होते हैं: माइनर, मेजर, राजनीतिक अधिकारों से वंचित और देशीकृत नागरिक। यहाँ तक आपको ये बात स्पष्ट हो गई कि नागरिकता 4 वर्गों में बटी है। अब जो चौथा बिंदु आपने देखा कि विदेशियों को देशीकृत नागरिकता दी जाती है, और वो तब जब वे किसी एक प्रक्रिया से गुजरते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? विदेशी कब कहलाता है और देशीकृत नागरिकता कब मिल जाती है? इसके बीच की जो दूरी है वो कैसे तय करता है? और वो नागरिकता लेता क्यों है? एक विदेशी आकर भारत में नागरिकता लेता क्यों है? और लेता है तो उसके क्या मायने हैं पुराने देश में जहाँ का वो मूल निवासी है? नागरिक के अर्थ को यदि हम और स्पष्ट करें
तो हमें विदेशी के अर्थ को जानना बहुत ज़रूरी। विदेशी किसे बोलेंगे? विदेशी उसे हम कह सकते हैं जब कोई नागरिक अपने देश को छोड़कर अन्य देश में आता है तो विदेशी कहलाता है। बहुत सरल लग रहा होगा आपको, इसमें नई बात क्या है? जो भी एक देश छोड़ के आया भारत वो विदेशी है? नहीं, ऐसा नहीं है। जो लोग छोड़ के आए हैं और भारत में आकर भारत की नागरिकता ले लिए हैं उसे हम विदेशी नहीं कह सकते। मैंने मार्क टुली का नाम लिया, एनी बेसेंट का नाम लिया, मदर टेरेसा का नाम लिया, ऐसे बहुत सारे विदेशी नाम हैं जिनका जन्म विदेश में हुआ, जिनके पास पहले विदेश की नागरिकता थी, जहाँ की जन्म लिए, जहाँ के वे स्थायी निवासी थे, लेकिन समय के साथ कालांतर में बहुत से कारणों से वो भारत आए, चाहे भारत की संस्कृति से प्रभावित होकर, चाहे भारत में अपनी नौकरी चाकरी के लिए, या अन्य बहुत से कारणों से, चाहे भारत की आबो हवा उनको बहुत अच्छी लगी, तो इन कारणों से आके यहाँ बस गए और फिर उन्होंने वो प्रक्रिया का पालन किया जिस प्रक्रिया के तहत देशीकृत होने का अधिकार मिलता है, देशीकृत नागरिक बनने का अधिकार मिलता है। पर यदि हम विदेशी की परिभाषा देखें तो हर वह व्यक्ति विदेशी है जो एक देश छोड़कर दूसरे देश आता है, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश आता है, वहाँ वो विदेशी कहलाएगा। और उसे वे सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं लेकिन राजनीतिक नहीं। सामाजिक अधिकार से क्या अर्थ है? बोलने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक अधिकार, ये उसे मिल जाते हैं, पर राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते। वह विदेशी नागरिक कहलाएगा। वो यहाँ आकर समाज में घुल मिल सकता है, यहाँ रह सकता है वर्षों, यहाँ की संस्कृति धर्म का पालन अनुपालन करने के लिए स्वतंत्र है, यहाँ के कपड़े लत्ते आदतें भोजन की आदतें को अपना सकता है, उसके लिए उसे किसी अनुमति की जरूरत नहीं, लेकिन भारत की चुनावी प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकता। तो ये कहलाते हैं विदेशी। विदेशी को अंग्रेजी में बोलें तो फॉरेनर उचित शब्द नहीं होगा, इसका अर्थ उचित शब्द है, अनुवाद है एलियन, ALIEN। He may be a foreigner, but not necessarily a citizen of India. Alien means certainly a foreigner with no rights. Alien मतलब निश्चित रूप से वो विदेशी है जिसके पास कोई अधिकार नहीं है। बात स्पष्ट हो गई? तो आप यहाँ समझ गए हैं कि विदेशी किसे कहते हैं। एक बार मैं और बोल दूँ, वह हर व्यक्ति विदेशी है जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है। ये जानने के बाद कि नागरिकों की कितनी श्रेणी हैं, कितनी कैटेगरीज हैं, ये जानने के बाद कि विदेशी हम किसे कह सकते हैं या विदेशी के अर्थ क्या हैं, अब हम जाने विदेशियों की कैटेगरी। यानी नागरिक की तो कैटेगरी है, नागरिकों का तो वर्गीकरण है ही जो यहाँ हमने देखा। अब विदेशियों के वर्गीकरण की ओर थोड़ा नज़र डालें, और ज़्यादा नहीं है, 3 तरह के विदेशी होते हैं। जैसा नागरिक 4 तरीके के होते हैं, विदेशी 3 तरीके के होते हैं। कौन से वे 3 हैं? विदेशी किसे कहते हैं ये तो अब आप समझ गए, लेकिन उसमें भी श्रेणी है। पहली श्रेणी स्थायी विदेशी, परमानेंट एलियन। परमानेंट एलियन, स्थायी विदेशी। स्थायी विदेशी या बसे हुए विदेशी उसे कह सकते हो, जो बस गए हैं। ये वे लोग हैं जो अपने देश को छोड़कर आए हुए हैं और जिन्होंने दूसरे देश में स्थायी रूप से व्यापार या नौकरी कर ली हो। वर्ष दर वर्ष, कई वर्ष, 20 वर्ष 30 वर्ष से वे नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं
वे कहलाते हैं स्थायी विदेशी। यानी बहुत सरल परिभाषा है, अपना घर छोड़कर यहाँ आ गए, या एक देश छोड़कर जहाँ के वे निवासी थे उसे छोड़कर दूसरी जगह चले गए और वर्ष दर वर्ष बहुत लंबे समय से वहाँ नौकरी कर रहे हैं, वहाँ बस गए हैं, वहाँ उन्होंने क्या कहना चाहिए पेशा का अपना लिया है कोई सा, या व्यापार कर रहा हूँ। लेकिन ये स्थायी विदेशी नागरिक राजनीतिक अधिकारों से वंचित रहते हैं। ये विदेशी नागरिक किन अधिकारों से वंचित? मात्र राजनीतिक अधिकारों से। यानी उन्हें चुनाव में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा, मतदान करने का अधिकार नहीं होगा, जो भी राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें एमएलए बनना हो, एमपी बनना हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री आदि आदि, सरपंच, नगर पालिका, इसमें वे भाग नहीं ले सकते। आपके मन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि ये राजनीतिक अधिकारों से क्यों उनको वंचित कर दिया जाता है? भाई, यदि उनको नागरिक बना लिया है तो ये भी दे दिया जाए। बिल्कुल, कुछ स्थितियों में देते हैं पर कुछ स्थितियों में नहीं देते, जिसको हम आगे समझेंगे। किन स्थितियों में राजनीतिक अधिकार हम कुछ विदेशियों को दे देते हैं और किन स्थितियों में उन्हें नहीं देते। पर आप फिलहाल हम देखें विदेशी लोगों की श्रेणियां। पहली, वे स्थायी विदेशी, जैसा शब्द से स्पष्ट है, बहुत समय से एक जगह रह रहे हों या काम कर रहे हों, एक देश में अपना देश छोड़ के आ गए हों, व्यापार धंधा नौकरी पेशा कर रहे हों, लेकिन उन्हें राजनीतिक अधिकार नहीं मिलते, वे कहलाते हैं स्थायी विदेशी। दूसरा है अस्थायी विदेशी। अस्थायी विदेशी वे जो कुछ समय के लिए आते हैं। कैसे? भारत के बहुत से लोग अमेरिका गए हुए हैं पढ़ने के लिए, 5 साल की पढ़ाई के बाद वापस आ जाएंगे। हो सकता है 5 साल की पढ़ाई करने के बाद कुछ नौकरी पेशा करेंगे, वापस आ जाएंगे। ऐसे लोग कहलाते हैं अस्थायी विदेशी, जो कुछ समय के लिए जाते हैं पढ़ने के नाम से, घूमने फिरने के नाम से, और जैसे ही काम खत्म होता है वापस आ गए, यानी अपने मूल देश में वापस आ जाते हैं। वे कहलाते हैं अस्थायी विदेशी। और तीसरे विदेशी कौन है? राजदूत। राजदूत यानी एम्बेसडर, या ऐसे देशों के एम्बेसडर जो किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर के तहत आते थे, उन एम्बेसडर्स को कहते हैं हाई कमिश्नर। हाई कमिश्नर किन्हें कहते हैं? ऐसे देशों के एम्बेसडर्स को, राजदूतों को, जो किसी ज़माने में ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा होते थे। उन्होंने तय किया है कि हम अपने को एक हाई कमिश्नर कहेंगे, एक दूसरे को उच्चायुक्त। तो तीसरी श्रेणी है राजदूतों की, जो किसी देश द्वारा दूसरे देश में भेजे जाते हैं, उस देश के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पे कार्य करते हैं, संबंध बनाते हैं, और राजदूतों पर उन्हीं के देश के कानून चलते हैं। और जैसे ही उनका काम समाप्त होता है, उनका कार्यकाल समाप्त होता है, वे अपने देश चले जाते हैं या उनका स्थानांतरण हो जाता है। अमेरिका के राजदूत इस भारत में हैं, 4 साल काम किया, उसके बाद उनको स्थानांतरित करके इंग्लैंड भेज दिया। भारत के राजदूत श्रीलंका में है एक, श्रीलंका में उन्होंने 3 साल का कार्यकाल समाप्त किया, अब हमने उनको मिस्र भेज दिया, इजिप्ट भेज दिया भारत सरकार ने। तो ये राजदूत, तो 3 तरह के विदेशी हो गए, स्थायी विदेशी, अस्थायी विदेशी और राजदूत, जिन्हें एम्बेसडर और हाई कमिश्नर 2 टाइटल से जाना जाता है। इस प्रकार हमने अपने नागरिकता के अध्ययन के तहत ये जाना कि नागरिक कौन है और विदेशी कौन है, क्योंकि नागरिकता को समझने के लिए सबसे पहले इन दोनों के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। और ये भी जाना कि 4 तरीके के नागरिक होते हैं और 3 तरीके के विदेशी होते हैं।
ये तीनों तरीकों के विदेशियों में क्या अंतर है, इसको भी समझा। एक बार सरसरी नज़र से थोड़ा सा हम एक चार्ट के माध्यम से थोड़ा देख लें कि नागरिक और विदेशी क्या है। पहला, नागरिक देश का स्थायी सदस्य होता है, बिल्कुल सही। विदेशी जो है वो देश का अस्थायी सदस्य होता है। विदेशी जो है वह देश का अस्थायी सदस्य होता है। अब आप कहेंगे कि सब उसको स्थायी विदेशी भी तो आपने कहा था। यस, स्थायी विदेशी के बारे में जो बताया गया है उसको आगे और स्पष्ट करेंगे जब हम आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे। फिलहाल आप जान लें कि नागरिक स्थायी सदस्य, विदेशी देश का अस्थायी सदस्य। उसे स्थायी बनाया जा सकता है बाद में, पर है तो वो अस्थायी सदस्य। दूसरा, नागरिक राजनीतिक और सामाजिक सभी अधिकारों से लैस होता है, उसे सब अधिकार मिले होते हैं। लेकिन विदेशी राजनीतिक अधिकार नहीं मिले होते, उसे केवल सामाजिक अधिकार मिले होते हैं, उसे केवल सामाजिक अधिकार मिले होते हैं। ये तो हो गई अधिकारों की बात। पहला बिंदु था निवास सदस्यता की बात, दूसरा अधिकारों की। तीसरा, नागरिकों को मौलिक अधिकार कहते हैं। नागरिकों को मौलिक अधिकार मिले होते हैं और मौलिक अधिकार के तहत उसे न्याय का अधिकार भी है, यानी न्यायालय जा सकता है। आपको याद होगा जो 6 हमारे मूल अधिकार हैं, मौलिक अधिकार, उसका एक अंतिम अधिकार जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अंग्रेजी में उसे कहते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक अधिकार, यानी कानून की मदद लेने का अधिकार, यानी संविधान, कोर्ट में जाने का अधिकार, न्याय पाने का अधिकार। ये जो अधिकार है यह नागरिक को मिलता है। मूलभूत अधिकारों के तहत, मौलिक अधिकारों के तहत न्यायालय के द्वार उसके लिए खुले हैं, उसे उसका संरक्षण है। लेकिन जो विदेशी नागरिक है उसे मौलिक अधिकार नहीं प्राप्त होते, विदेशी नागरिक को मौलिक अधिकार नहीं मिले। सामाजिक अधिकार मिले हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना आदि आदि। चौथा अंतर दोनों में देखिए क्या है, नागरिकों को देश के कर्तव्य पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है, बल्कि बाध्य किया जाता है। ये कहना बेहतर होगा, ज़्यादा उचित होगा कि जो नागरिक है वह नागरिक देश के लिए कर्तव्यों का, देश के लिए जन भावना दिखाने के लिए बाध्य है। ये ऑप्शन नहीं है, ये उसके लिए आवश्यक है कि वह देश के प्रति समर्पित रहे, देश के प्रति अच्छी भावना रखे, देश के प्रति अपने कर्तव्यों का एक अच्छे नागरिक के रूप में पालन करे। लेकिन विदेशी क्या है, विदेशी कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य नहीं है। विदेशी जहां पर वो विदेशी है उस जगह पे जो कर्तव्य हैं उसके पालन के लिए बाध्य नहीं है। इस पर हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य यानी ड्यूटीज। व्हाट आर आवर ड्यूटीज एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान के तहत हमारे कर्तव्य क्या हैं और विदेशी क्यों कर्तव्यों के पालन से मुक्त है और इसके क्या मायने हैं, क्या तात्पर्य है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। पांचवा बिंदु जो दोनों में अंतर दिखाता है नागरिक और विदेशी में, वो है नागरिक जो है वो ज़मीन खरीद बेच सकता है। पहले कश्मीर में आज से 200-300 वर्ष पहले तक
कश्मीर का संविधान थोड़ा सा अलग था तो वो भारत के संविधान का हिस्सा, पर कश्मीर को कुछ विशेष सुविधाएं दी गई थीं। उसके तहत भारत के नागरिक कश्मीर में ज़मीन खरीद बेच नहीं सकते थे। जब धारा 370 लागू हुई या धारा 370 हटाई गई, जब लागू हुई थी तो उसके तहत हम खरीद बेच नहीं सकते थे। वर्तमान केंद्रीय सरकार ने धारा 370 को हटा दिया गया है, जिसके तहत भारत के नागरिक कश्मीर में ज़मीन खरीदने बेचने से वंचित थे। अब इसको हटाने से पूरे भारत में भारत का नागरिक कहीं भी जाकर ज़मीन खरीद बेच सकता है, लेकिन विदेशी नहीं। विदेशी ज़मीन खरीद बेच नहीं सकता। ज़मीन खरीदने बेचने के लिए आधार कार्ड चाहिए, ज़मीन खरीद बेचने के लिए पैन कार्ड चाहिए, इनकम टैक्स संबंधी कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए। उसे आधार कार्ड नहीं मिलता, विदेशी का आधार कार्ड नहीं रहेगा। आधार कार्ड तो नागरिक को मिलता है। छठवां अंतर जो दोनों में है वह है कि जब कोई संकट हो, देश पर कोई आपत्ति आ गई हो, आपदा आ गई हो, युद्ध की स्थिति आ गई हो और सैनिकों की ज़रूरत है जनता के बीच से, तो देश की सेना में भर्ती होने के लिए नागरिक बाध्य है। सरकार को यदि ज़रूरत पड़ती है कि 40 लाख सैनिक और चाहिए समाज से, तो वह आदेश निकाल सकती है कि इतने वर्ष से इतने वर्ष के जितने भी युवा हैं वे तुरंत सेना में आएं। ये आदेश किनके लिए निकाल सकती है? नागरिकों के लिए, क्योंकि नागरिकों के कुछ कर्तव्य हैं। यदि अधिकार हैं तो कुछ कर्तव्य भी हैं, और उन कर्तव्यों के तहत सरकार नागरिकों को बाध्य कर सकती है कि आप अपना देश के प्रति कर्तव्य निभाएं और भारतीय सेना में भर्ती होवें, क्योंकि उसकी आवश्यकता है। लेकिन विदेशियों के लिए ऐसी कुछ नहीं है। विदेशियों को हम बाध्य नहीं कर सकते वो फौज ज्वाइन करें। विदेशी इस बंधन से मुक्त है। सातवां और अंतिम अंतर नागरिक और विदेशी के बीच में है, वह नागरिकों में अपने देश के प्रति त्याग होना चाहिए, बलिदान की भावना होना चाहिए, देशभक्ति की भावना होना चाहिए। वही सच्चा नागरिक है। एक जगह मैंने पूर्व में कहा था, अच्छा नागरिक बनना चाहिए। स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, अच्छे नागरिक बनो, अर्थात कर्तव्यों का पालन करो। साथ ही देश के प्रति त्याग की भावना रखो, बलिदान की भावना रखो। ज़रूरत पड़ने पर हम सिर कटवा सकते हैं अपनी देश की भलाई के लिए, ऐसी भावना रखो। देशभक्ति की भावना रखो, देश प्रेम की भावना रखो। भारत भारतीयों के लिए, एक अच्छा भारतीय वो है जो भारत का गुणगान गाए। भारत में जो समस्याएं उसको हो रही होंगी, उससे उबर कर, उससे परे जाकर भारत के प्रति वो प्रेम रखे। वह भारतीय है, वह भारतीय नागरिक है। एक नागरिक के लिए ज़रूरी है कि वह अपने देश के प्रति बलिदान की भावना रखे, त्याग की भावना रखे, देशभक्ति की भावना रखे। जबकि विदेशी जो अस्थायी रूप से रहता है, उसके मन में ये सब ना होकर वह जिस देश से आता है वहाँ के लिए वो भावना रखेगा, क्योंकि वो अस्थायी रूप से है। शुरू में ही मैंने बताया कि विदेशी अस्थायी होता है। जब स्थायी उसे कर दिया जाएगा, जब भारत का स्थायी नागरिक बना दिया जाएगा, तब स्थिति बदल जाएगी। पर जब तक वो विदेशी है, चाहे वो स्थायी विदेशी हो चाहे अस्थायी विदेशी हो, जब तक वह नागरिक नहीं है, जब तक उस पर विदेशी का टैग लगा हुआ है, तब तक वो बलिदान की भावना, त्याग की भावना, देश प्रेम की भावना अपने देश के लिए रखेगा। उस देश के लिए नहीं जहां वो काम करने गया है, उस देश के लिए नहीं जहां पर वो राजदूत के रूप में काम कर रहा है।
स्वाभाविक है। जिस देश ने उसे राजदूत बना के भेजा है, जिस देश का वो प्रतिनिधित्व कर रहा है, समर्पण की भावना उस देश के लिए होगी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एक विदेशी व्यक्ति से ये अपेक्षा करना गलत है कि वह बलिदान की भावना, त्याग की भावना उस देश के लिए रखे जहां वो कार्य कर रहा है। नहीं। तो ये 7 अंतर नागरिक और बनाम विदेशी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला सदस्यता की बाबत है, दूसरा अंतर अधिकारों के बाबत है, तीसरा अंतर मौलिक अधिकार और न्यायालय के बाबत है, न्याय संबंधी अधिकार के बाबत है, चौथा अंतर कर्तव्य पालन संबंधी है, पांचवा अंतर भूमि संबंधी है, छठवां अंतर सेना संबंधी है और सातवां और अंतिम संबंध भावनाओं से है। भावनाएं, फीलिंग्स, लव फॉर योर कंट्री, फीलिंग फॉर योर कंट्री। तो ये 7 भावनाएं या 7 बिंदु के मद्देनज़र हम नागरिक बनाम विदेशी में अंतर समझ सकते हैं।